Hello everyone, a warm welcome to all of you on our YouTube channel Diligent Hub. My name is Rishabh Dev and I am your mentor of this vocabulary session. Let's begin with our session. First of all, मैंने आपके सामने दो questions रखे हैं. Question है, there was a serious that between the two brothers. Options are alteration, altercation, aberration, abbreviation. आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल लगे वो इस ब्लैंक में फिल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप कुमार वाज एट द डैश ऑफ हिज फिल्म कैरियर व्हेन ही रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड. ऑप्शंस आर एपेक्स, नाडिर, ट्रफ, ग्रेड्स. ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी मेंस एग्जाम्स के हैं, तो आई होप आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जब तक इस सेशन का एंड होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो पहले अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे. सेशन को शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एग्जामिनर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वोकैबुलरी के ऊपर. तो देखते हैं. बेसिकली अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूं, ब्रॉडली वे में बात करूं, तो चार वेज होते हैं एक एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने के वोकैबुलरी के ऊपर. पहला टाइप आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम एंटोनिम्स होते क्या है, हम सबको पता, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में. नहीं पता तो एक बार जान लीजिए. सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, यानी एक जैसे मीनिंग कन्वे करने वाले वर्ड्स. एंटोनिम्स विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग करने वाले शब्द. नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम OWS के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या होता है, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है. मतलब बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उनके ग्रुप के वर्ड्स को, कंप्लीट वर्ड्स को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, किस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. हमने बहुत पढ़े हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस. आप शायद इनको इस तरह से जानते होंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों के नाम से. नेक्स्ट टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंटेंस फिलर बेस्ड ऑन क्वेश्चन. मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, चार ऑप्शन दिएंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में दिया था, इसी को हम कहते हैं सेंटेंस फिलर ऑन वोकैबुलरी. लेकिन होता क्या है कि अगर मैं इसी टाइप को एक बड़ा ग्रुप पैराग्राफ दे दूं और उसमें कई सारे ब्लैंक प्लेसेस डाल दूं और वो सब के सब वोकैबुलरी बेस्ड होता है, तो उस टाइप को हम कहते हैं क्लोज टेस्ट. क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट. तो चलिए हम समझते हैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करता है हर एक टाइप के ऊपर. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन टाइप को, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. होता क्या है एग्जाम में, एक क्वेश्चन, एक वर्ड दिया गया मुझे एरेंट, इनके चार ऑप्शन दिए गए. यहां पर मुझे बोला गया है सिनोनिम फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ड, चार ऑप्शन, लेकिन यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, एंटोनिम्स. बेसिकली इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, एक वर्ड देंगे, चार ऑप्शन देंगे, वहीं पर आपको बोल देंगे कि सिनोनिम फाइंड करो या फिर एंटोनिम फाइंड करो. तो हम शुरू करते हैं सिनोनिम फाइंड करना. एरेंट. जिन लोगों को एरेंट का मतलब नहीं पता है वो सुन लीजिए. एरेंट का मतलब होता है एक छोटी ट्रिप या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रिप जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस हो. ठीक है, एक ऐसी शॉर्ट बिजनेस ट्रिप जिसका एक पर्टिकुलर पर्पस हो, यानी काम हो. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. अगर मैं अपना लास्ट ऑप्शन उठाऊं, सेक्रीफाइस, साफ साफ पता चल रहा है सेक्रीफाइस बलिदान है. कहीं भी यहां पर टास्क से रिलेटेड या फिर किसी काम से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया रेस से. नेक्स्ट ऑप्शन है, ये इसका मीनिंग भी मुझे पता है, अनचेंजेबल, जिसे बदला ना जा सके. यहां पर भी किसी पर्पस या पर्टिकुलर टास्क की बात नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट, हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी जिन लोगों को नहीं पता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है द्वेष भाव, यानी किसी से लड़ाई वाला भाव रखना, दुश्मनी वाला भाव रखना. तो यहां पर ऐसा कुछ बात तो हुई नहीं है हमारे एरेंट में, तो क्या ये ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली नहीं. तो हमारे पास चौथा ऑप्शन बच गया, टास्क. तो यही क्या होगा, ऑप्शन होगा आंसर.
कैसे देखिए, टास्क भी एक पर्पस, एक काम ही होता है जो हमें दिया जाता है, और एलएनडी क्या है, काम ही है जो कि जिसके लिए बिजनेस ट्रिप प्लान की गई, एक पर्पस जिसके लिए बिजनेस ट्रिप प्लान की गई। ये क्लोजेस्ट सिनोनिम्स कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट सिनोनिम। ये एक्चुअली में सिनोनिमस वर्ड नहीं है, मतलब एक दो से सेम मीनिंग करके नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है, क्लोजेस्ट सिनोनिम, मतलब एक भी ये भी पर्पस की बात कर रहा है और ये भी किसी काम की बात कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, टास्क होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। एंटोनिम अभी मैंने बताया कि क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्ड, तो हम ढूंढते हैं ऑपोजिट। यहां पर देखा मैंने, एक वर्ड है फिल, नेक्स्ट है एंथ्रो। जिन लोगों को नहीं पता है याद रखिएगा, फिल और मीजो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। फिल का मतलब होता है लव और मीजो का मतलब होता है हीट। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत बड़ा रूट वर्ड है, हम इसको आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो वर्ड है हमारे पास फिल, एंथ्रोप। फिल का मतलब अभी हमने देखा लव, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन काइंड। क्या होता है, ह्यूमन काइंड। क्या मतलब होता है एंथ्रोप का, ह्यूमन काइंड। चलिए, तो ये मतलब क्या बना, फिल माने लव, एंथ्रोप माने ह्यूमन काइंड, तो यानी लवर ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर लवर ऑफ मैनकाइंड, क्या कहेंगे उसे, फिलैंथ्रोप। तो अब लवर है, एंटोनिम ढूंढना है, तो लवर तो ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट, लव का ऑपोजिट लव तो नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन से बाहर। हेटर एक तरह से हो सकता है, लेकिन अभी चेक करेंगे कि है या नहीं है। मीजो, मीजो का मतलब अभी मैंने बताया हेट है। गैमिस्ट का मतलब मैंने क्या बताया, गैमी। जिन लोगों को नहीं पता है, गैमी, गैमी भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिज। क्या मतलब होता है इसका, मैरिज। गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो मीजो गैमी, मीजो मतलब हेट, गैमी मीन्स मैरिज, तो क्या बनेगा ये, हेटर ऑफ मैरिज, जिसे मैरिज से इतना कोई खास लगाव ना हो। जो हमारी जापानीज सोसाइटी है आज के टाइम पे, उन्हें मैरिज रिचुअल्स में इतना बिलीव नहीं है। इंडिया में मैरिज को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आया मिस एंथ्रोप। अभी मैंने बताया मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होगा, मिस का मतलब हेट और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, तो ये सीधा सीधा इसका डायरेक्ट एंटोनिम आ गया या नहीं आ गया। फिलो का मतलब लव, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड यानी लवर ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है मिस एंथ्रोप, मिस का मतलब हेट और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड यानी हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो ये ऑप्शन भी बाहर हुआ, ये भी ऑप्शन बाहर हुआ, और ये इसका क्या होगा, क्लोजेस्ट एंटोनिम। इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के पास, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम OWS के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन टाइप में क्या होता है, एक क्वेश्चन लिखा होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसके लिए हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन है वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो लड़कियों से या फिर फीमेल जो अपना ग्रुप होता है वुमेन, उनसे क्या करे, हेट्रेड रखे। क्या रखे, हेट्रेड यानी नफरत करे। तो ढूंढते हैं अपना आंसर। फर्स्ट वर्ड है मीजोगैमिस। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। मीजो का मतलब हेट, गैमिस का मतलब मैरिज, गैमी का मतलब मैरिज, तो हेटर ऑफ मैरिज, यहां पर तो हेटर ऑफ वुमेन ढूंढना है, तो हेटर ऑफ मैरिज ऑप्शन से हुआ बाहर। नेक्स्ट भी अभी हमने देखा था मिसएंथ्रोप, एंथ्रोप ह्यूमन काइंड के लिए, मिस किसके लिए, हेट के लिए, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड। हमें तो यहाँ पर हेटर ऑफ वुमेन चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं, तो ये भी रेस से बाहर। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। ये तो कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर है। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट बन जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट बन जाए, यानी जिसमें दोनों ट्रेड्स हो, इंट्रोवर्ट के भी और एक्सट्रोवर्ट के भी, उसी को हम कहते हैं एम्बीवर्ट। तो ये तो बाहर ही हो गया इससे। नेक्स्ट लास्ट वर्ड, तो ऑप्शन तो बचा यही, तो यही आंसर होगा, तो इसको समझ लेते हैं। मीजो का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, हेट होगा ऑब्वियसली। गाइनिस्ट, गाइन जो रूट वर्ड है, गाइन रूट वर्ड किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, तो याद रखिएगा मीजोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, हेटर ऑफ वुमेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, मीजोगाइनिस्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, मीजोगैमिस्ट हेटर ऑफ मैरिज, मिसएंथ्रोप हेटर ऑफ मैनकाइंड, एम्बीवर्ट बोथ इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट, जबकि मीजोगाइनिस्ट का मतलब क्या होगा, वन हु हेट्स वुमेन। तो हमारा आंसर क्या होगा, मीजोगाइनिस्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। नाउ
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी हमने पढ़ा था इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें आम भाषा में मुहावरे या लोकोक्तियां कहते हैं। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है अ क्लोज शेव, याद रखिएगा ये सेव नहीं है शेव है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसके ऑप्शंस है नैरो एस्केप, अनफ्रेंडली, एमनेस्टी, ओपन बुक। तो हमें क्या करना है, इस इडियम का मीनिंग पता करना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? क्लोज शेव एक ऐसी सिचुएशन होती है, सपोज कीजिए आप लोग रात को मोबाइल चला रहे हैं, तो पापा आए देखने के लिए कि मोबाइल चला रहे हैं नहीं, आपने आवाज सुन ली कि पापा आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसी टाइम पे मोबाइल बंद कर दिया। तो क्या हुआ, यहां पर कौन सी सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन बनी अ क्लोज शेव, यानी कि बहुत कम मार्जिन के साथ एक सिचुएशन से क्या करना, बच जाना। क्या बच जाना? एस्केप कर जाना। तो इसका मीनिंग बनेगा नैरो एस्केप। क्या बनेगा? नैरो एस्केप। इनके मीनिंग्स हमें लर्न करने पड़ते हैं। हम लोग क्लास में एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस की डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, दैट इज सेंटेंस फिलर ऑन द बेस्ड ऑफ वोकैबुलरी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप, दैट इज सेंटेंस फिलर। सेंटेंस फिलर हमें बहुत टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शंस हमारे पास प्रीपोजिशन भी होती है, टेंस के बेस पर भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली किसके बेस पर बात कर रहे हैं? वोकैबुलरी बेस पर, जहां पर हमें वर्ड्स देकर कंफ्यूज कराया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, द पॉलिटिशियन स्टेटमेंट वॉज प्रूवन टू बी डैश बाय ऑल हु एग्जामिन्ड इट। तो ऑप्शन क्या है? वोरेशियस, वेराशियस, बफून, करप्ट। हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट में से चूज करना है। तो करप्ट का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है कि करप्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। बफून, बफून मीन्स होता है जोकर, मतलब जो मजाक करता है। आपको जोकर का मतलब भी पता है, मूवी भी आई थी। नेक्स्ट है वेराशियस और वोरेशियस, ये दोनों वर्ड ही बहुत अच्छे हैं। वेराशियस होती है ट्रू, वेराशियस का मतलब होता है ट्रू, मतलब जो सच हो, जो स्टेटमेंट ट्रू हो, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेराशियस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? वेराशियस स्टेटमेंट। वोरेशियस का मतलब क्या होता है? वोरेशियस का मतलब होता है वॉर, वॉर रूट वर्ड होता है खाने से। किससे? खाने से। तो वन हु इज ग्रीडी टू, या फिर ग्रीडी फॉर फूड, जो मतलब खाने का भूखा हो। किसका भूखा हो? खाने का, जिसे हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचती हो, खाने के लिए। तो अब एक बात बताइए, यहां पर स्टेटमेंट की बात होगी और एग्जामिन किया गया है, प्रूव भी हुई है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी रही होगी? ट्रू रही होगी। कैसी रही होगी? ट्रू। इसीलिए हम यहां पर ऑप्शन का यूज करेंगे वेराशियस स्टेटमेंट। क्या आंसर आएगा यहां पर? वेराशियस। अब एक चीज याद रखिएगा, वेराशियस के साथ यहां पर लिख देता हूं मैं, वेराशियस, ये अभी रिसेंट के पेपर में हमसे पूछा गया था। वोरेशियस रीडर अक्सर ये दिया जाता है हमसे, वोरेशियस रीडर। ये हमें लगता है कि वोरेशियस तो खाने से मतलब है और रीडर है पढ़ने से, तो ये दोनों कैसे एक साथ वो मिले, मैच कैसे हो गए? तो याद रखिएगा, वोरेशियस का इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूज हो रहा है उसका मतलब होगा ये इस टाइम पे बुक के लिए भूखा है, मतलब पढ़ने का भूखा है। किसके लिए भूखा है? पढ़ने का। यानी उसकी जो ग्रीड है यहाँ पर फूड के लिए नहीं है, किसके लिए है? बुक के लिए। तो इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, इस कोलोकेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है, ये कई बार यूज हुई है पेपर में और बच्चा अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर वोरेशियस नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता वोरेशियस का मतलब क्या होता है? फूड से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन टाइप जो बेसिकली हमसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंस फिलर। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ कि हम इन चारों क्वेश्चन टाइप्स को किस तरीके से इन सेशन में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। आई होप आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने समझा अपने वोकैबुलरी के क्वेश्चन टाइप्स को। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी को कि कैसे हम अपनी वोकैबुलरी को कॉन्कर करेंगे। तो मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। पहला मेथड है, हम जो मेथड का यूज करेंगे वो किस मेथड का यूज करेंगे? इस मेथड को हम कहते हैं प्रीफिक्स रूट एंड सफिक्स मेथड। प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स मेथड। प्रीफिक्स जो वर्ड से पहले लगे, रूट वर्ड हमें पता ही अभी हमने बात की थी, एंड सफिक्स जो वर्ड के एंड में लगे। इसको हम एक और नाम से जानते हैं PRS मेथड। हम इन सेंटेंस, अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रूट वर्ड को उठाएंगे, उससे जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वर्ड्स एग्जाम में बन सकते हैं, उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से रहेगी। पहले हम वर्ड को पढ़ेंगे। वर्ड को जैसे ही हमने पढ़ा, या तो हम उसका कोलोक्वियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, या फिर कोलोकेशन का यूज करेंगे, या फिर हम उसे यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, ताकि हमें वर्ड के मीनिंग के साथ साथ ये भी पता चले कि सेंटेंस में वो कैसे यूज होता है। क्योंकि जब तक हमें यूज नहीं आएगा तब तक उस मीनिंग को रटकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे पेपर में मीनिंग से ज्यादा फोकस किया जाता है यूज पर, तो हमें भी किस पर फोकस करना है? यूज पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला रूट वर्ड के साथ। आइए, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रूट वर्ड, डेम। डेम या फिर डेमो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? पीपल। किससे रिलेटेड होता है? पीपल। आज के टाइम पे, मतलब इस टाइम पर हम तीन वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पहला पेंडेमिक, नेक्स्ट एपिडेमिक, थर्ड एंडेमिक। आपको इनके मतलब को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, जरा देखिए ध्यान से। यहां पर भी डेम रूट वर्ड यूज हुआ है, डेम वर्ड यूज हुआ है, डेम रूट वर्ड यूज हुआ है। आईसी इसे एडजेक्टिव बना रहा है, आईसी से क्या बना रहा है? एडजेक्टिव। आईसी से क्या बना रहा है? एडजेक्टिव। तो जरा ध्यान से देखिए पेंडेमिक होता क्या है। पेंडेमिक बेसिकली ऐसी सिचुएशन या फिर डिसीज को बोलते हैं जो कि लगभग एक बहुत बड़े क्या एरिया को कवर कर रहा हो, एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर हो, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आज लगभग हर कंट्री के पास पहुंच चुका है। हर कंट्री इससे पीड़ित है इस टाइम पर। हर कंट्री की इस चीज की वजह से इकोनॉमी डाउन है, तो कहीं ना कहीं हर कंट्री इस चीज से इफेक्टेड है। तो ये बहुत बड़े एक ज्योग्राफिकल स्ट्रेच पर बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस की। इसी वजह से कोरोना वायरस एक क्या बन गया है? पेंडेमिक बन गया है। क्या बन गया है? पेंडेमिक। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, यानी ये अर्ली फेजेस में था, तब ये सिर्फ कहां पर था? वुहान सिटी में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच में, जो कि बहुत छोटा स्ट्रेच था। तब उस टाइम पर ये क्या था? एपिडेमिक था। क्या था? एपिडेमिक। यानी कि एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक भी एक ऐसी सिचुएशन या डिसीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया, यहां पर ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया था, लेकिन यहां पर क्या होगा? एपिडेमिक के केस में एक छोटा एरिया होगा। क्या होगा? छोटा एरिया। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन या फिर डिसीज जो कि एक पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया पर हो, जियोग्राफिकल एरिया में हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पर ही होता है, लेकिन एपिडेमिक और एंडेमिक में सिर्फ एक फर्क है। एपिडेमिक खत्म हो जाता है, एंडेमिक खत्म नहीं होता है। अभी याद कीजिए, जब 2014 में केजरीवाल ने इलेक्शन लड़े थे, तब उसने किस मुद्दे पर बात की थी? उसने ये बोला था क्या कि हमने मलेरिया के केसेस में बहुत ज्यादा क्या किया है? मलेरिया के केसेस को बहुत ज्यादा
कम किया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अक्सर मॉनसून के टाइम पे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। क्या अभी तक ये खत्म हुए? नहीं खत्म हुए। तो ये चीजें क्या है, एक ऐसी डिसीज है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करती है, इफेक्ट करती है। इस तरह की डिसीज को या इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक। इसको याद रखने का सिंपल तरीका एंड का मतलब एंड का मतलब होता है खत्म। तो एंड से याद रखिएगा कि एक ऐसी डिसीज जो कभी भी एंड ना हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो एंड ना हो, चलती रहे। तो एंडेमिक कैसे कहेंगे? एंडेमिक भी एक ऐसी सिचुएशन होती है या फिर डिसीज है जो है तो पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन कैसी है ये? रिकरिंग। कैसी है ये? रिकरिंग। कैसी डिसीज है ये? रिकरिंग, मतलब रिपीट करेगी अपने आप को, कभी भी ये खत्म नहीं होगी। आइए अब हम देखते हैं इन वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स को। चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखा है पहला एग्जांपल, द COVID-19 blank has caused global social and economic disruption. Next, car theft has become an dash in my society. Next, malaria is blank in many of the hotter regions of the world. अब हमें क्या करना है, ये तीन ऑप्शन है मेरे पास, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे पुट करना है इन तीनों ऑप्शंस में से। तो अगर मैं देखूं कोविड-19, तो हमें पता है पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक ऐसी डिसीज या ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड को या एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल स्ट्रेच को क्या कर रही हो, अफेक्ट कर रही हो। तो कोविड-19 ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ऑब्वियसली बात है पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। तो कोविड-19 के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? पेंडेमिक। कौन सी टर्म यूज होगी? पेंडेमिक। तो यहां पर क्या आएगा? पेंडेमिक। तो पहले एग्जांपल का आंसर होगा पेंडेमिक। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, कार थेफ्ट हैज बिकम एन डैश इन माई सोसाइटी। अब जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा इन माई सोसाइटी, यहां से मुझे पता चल गया कि पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच के बारे में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात हो रही। अगर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हमने पढ़ा था, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? एपिडेमिक। कौन सा वर्ड है? एपिडेमिक। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या करेक्ट होगा? एपिडेमिक। नेक्स्ट चलते हैं, मलेरिया इज डैश इन मेनी ऑफ द हॉटर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया था मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किस डिसीज में से एक ऐसी डिसीज है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच को क्या करती है? टारगेट करती है। और ये क्या है? रिकरिंग डिसीज है। और जहां पर भी रिकरिंग आ गया तो वहां पर क्या है? एक ऐसी डिसीज जो कभी भी एंड ना हो। इसीलिए यहां पर हमारे ऑप्शन पे क्या करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए करेक्ट होगा। तो आप जरा हमारे सेंटेंस क्या बने जरा देखते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज कॉज्ड ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस बना, कार थेफ्ट हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माय सोसाइटी। नेक्स्ट, मलेरिया इज एंडेमिक इन मेनी ऑफ द हॉटर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं, किससे? डेम रूट वर्ड से। पहला वर्ड है मेरा पेंडेमोनियम, नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेमागॉग। पेंडेमोनियम का मतलब देखिए, पहले तो हम तोड़ते हैं इसको। पेन मतलब डेमो और नियम। यहां पर पेन क्या है? प्रीफिक्स है। डेमो यहां पर क्या है? रूट वर्ड है। नियम यहां पर क्या है? सफिक्स है। इसीलिए मैं इस मेथड को क्या बोलता हूं? प्रीफिक्स रूट सफिक्स मेथड, यानी प्री-आर-एस मेथड। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो पेंडेमोनियम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा, देयर वाज अ पेंडेमोनियम इन दिल्ली व्हेन द न्यूज ऑफ रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। मतलब जब दिल्ली में रिलैक्सेशन अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन हम खोल रहे हैं, तो क्या हुआ था? लोगों की भीड़ उमड़ गई थी रोड पर। और इस वजह से क्या हुआ था? इस वजह से कंप्लीट डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी
जिसने हमारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया गया था। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब अभी लिकर शॉप खोली गई थी, तो लिकर शॉप पे आपने देखा था लोग 10-10 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए थे। एक एक दिन में 3-3 हजार करोड़ का बिजनेस हुआ है पूरा गवर्नमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, पुलिस की बात नहीं मानी, सिस्टम की बात नहीं मानी। इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम के लिए कुछ सिमिलर इसके सिनोनिमस वर्ड्स हैं, वो और देखिए। पहले इसका मतलब होता है केओटिक सिचुएशन। क्या होता है? केओटिक सिचुएशन। इसे कई लोग चेओटिक भी पढ़ते हैं, चेओटिक नहीं होता, केओटिक सिचुएशन होती है, केओटिक सिचुएशन। और इसके जैसे ही सेम वर्ड है, एक है मेहम और एक होता है अपहीवल। अपहीवल याद रखिए। एक बार वैसे समझ लीजिए, केओटिक सिचुएशन। सपोज कीजिए आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर लाठीचार्ज शुरू हो जाए तो भगदड़ मच जाएगी या नहीं मच जाएगी? इस तरह की सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। तो यहां पर देखिए, डेम मेरा रूट वर्ड, अगॉग, यहां पर एक अगॉग रूट वर्ड भी यूज किया है। अगॉग का मतलब होता है लीडर। अगॉग का मतलब क्या होता है? लीडर। और डेम का मैंने भी बताया आपको क्या है? पीपल। तो यहां पर ये किसकी बात हुई है? लोगों के, लीडर की। लेकिन इसका कॉनोटेशन नेगेटिव होता है। नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब कि हम इसे तब यूज करते हैं जब हमें किसी की इंसल्ट करनी होती है या फिर किसी को डिफेम करना होता है। तो डेमागॉग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? डेमागॉग का एक्चुअल मीनिंग होता है एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता जो लोगों के इमोशंस को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए काम करे, या फिर ऐसा नेता जो फॉल्स प्रोमिसेस करके क्या बटोरे? वोट बटोरे। क्या बटोरे? वोट। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। और सेंटेंस है वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेमागॉग। मतलब हमारे इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ क्या करते हैं? वादे करते हैं, अपने वादों को निभाते नहीं है। लोगों के इमोशंस को यूज करके, लोगों के रिलीजन को यूज करके क्या करते हैं? लोगों को भड़काते हैं या फिर उनको अपने फेवर में करते हैं। इस तरह के लीडर्स को ही हम क्या कहते हैं? डेमागॉग। लिख देता हूं मैं, अ लीडर who makes false promises and deceive common या फिर deceive people। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूं। पेंडेमोनियम यानी केओटिक सिचुएशन, यानी भगदड़ की स्थिति। और डेमागॉग एक ऐसा लीडर जो अपने वादे निभाए ना, सिर्फ झूठे प्रॉमिसेस करे और हमारे इमोशंस का यूज करे, गलत यूज करे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम चलते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है डेमियार्च। डेमियार्च, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, डेमियार्च का मतलब क्या होता है? क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व रचयिता। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, ब्रह्मा जी आर डेमियार्च, यानी ब्रह्मा जी हमारे कौन है? विश्व रचयिता। चलिए, अगर ब्रह्मा जी का वो आया है नाम, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या? गॉड। क्या आपको पता है गॉड की फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड की फुल फॉर्म होती है जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रॉयर। यानी कि जनरेटर, विश्व रचयिता, जिसे हम क्या कहते हैं? डेमियार्च। ऑब्जर्वर, यानी कि जो विश्व की देखभाल करते हैं। और हिंदी में, हमारे हिंदू उसमें ग्रंथों में ऑब्जर्वर किन्हें कहा गया है? विष्णु जी को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रॉयर, यानी कि विनाशक। और हमारे यहाँ पर डिस्ट्रॉयर किन्हें माना गया है? शिव जी को। तो इसी को हम ट्रिनिटी भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कि ब्रह्मा जी,
विष्णु जी एंड शिव जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमने सेशन के स्टार्टिंग में लिए थे। क्वेश्चन था देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो पहले अपने ऑप्शंस को समझते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या है। पहला वर्ड है ऑल्टरकेशन और दूसरा वर्ड है ऑल्टरेशन, तीसरा वर्ड है एबरेशन और चौथा वर्ड है एब्रिविएशन। ये दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, यानी हमें लगता है ये सेम है जबकि ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? देखो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है, अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा था हॉस्टिलिटी, और यहां पर अगर मैं यूज करूं तो हॉस्टाइल। क्या यूज करूंगा? हॉस्टाइल। एनमिटी, क्या वर्ड बताया था मैंने इसके लिए? हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी का भाव। ऑल्टरकेशन का मतलब भी यही होता है कि किसी के लिए द्वेष भाव या फिर दुश्मनी का भाव। और इसी को एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट। क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड ऑल्टरेशन। इस वर्ड से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ऑल्टरेशन, अक्सर हम अपने कपड़ों को क्या कराते हैं? ऑल्टर कराते हैं, यानी उनमें क्या कराते हैं? चेंज। तो ऑल्टरेशन का मतलब भी क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज। नेक्स्ट एबरेशन और एब्रिविएशन, ये दोनों भी कंफ्यूजिंग वर्ड में से आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन होती है किसी चीज को छोटा करके लिखना। जैसे आजकल हम लोग अपने व्हाट्सएप पे एक टर्म यूज करते हैं IDK। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये शॉर्ट फॉर्म है आई डोंट नो की। तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म ना यूज करके यूज कर सकते हैं IDK इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ आई डोंट नो। तो ये क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। STH माने समथिंग। नेक्स्ट आता है एबरेशन। एबरेशन एक्चुअली में होता क्या है? देखिए एबरेशन का मीनिंग तो मोटे तौर पर यह होता है कि नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ बिहेवियर करना क्या कहलाता है? एब्रिविएशन। लेकिन इसका कई बार हम डिसऑर्डर के रूप में भी यूज करते हैं। मींस जैसे कि सपोज कीजिए एक आम ह्यूमन के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के हाथ में कितनी उंगलियां? 6 उंगलियां। तो वो क्या कहलाएगा? एबरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एबरेशन। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि एक सांप के 2 मुंह भी होते हैं, कुछ सांप वो, लेकिन नॉर्मल सांप का 1 मुंह होता है। जिसके 2 मुंह होंगे वो क्या कहलाएगा? एबरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एबरेशन। मोटे तौर पर इसका मीनिंग क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल से अलग, नॉर्मल ना हो। चलिए अब आप ही बताइए मुझे यहां पर क्या आएगा? देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। दुश्मनी का भाव है, ये दोनों के बीच में कोई चेंज है, या फिर दोनों नॉर्मल से हटकर चल रहे हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में किसी से। ऑब्वियस सी बात है, क्या आंसर आएगा? ऑल्टरेशन। दोनों के बीच में कैसा भाव है? ऑल्टरकेशन। कैसा भाव है दोनों के बीच में? दुश्मनी का भाव है। कैसा भाव है? दुश्मनी का। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर वॉज अ सीरियस ऑल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी का भाव है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दिलीप कुमार वॉज एट द डैश ऑफ हिज फिल्म कैरियर व्हेन ही रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड। तो पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन है एपेक्स। एपेक्स मींस टॉप मोस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पोजीशन, और इसी के लिए सिनोनिमस वर्ड बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। पहला क्या होता है हमारा? पैरामाउंट। नेक्स्ट जीनिथ। ये दोनों ही वर्ड इसके सिनोनिमस वर्ड है, यानी इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट पोजीशन। क्या होता है? टॉप मोस्ट पोजीशन। नेक्स्ट आता है ट्रफ। देखिए 10th क्लास में जब हमारा साउंड चैप्टर, सॉरी 9th क्लास में जब हमारा साउंड चैप्टर आया था, तब उसमें वेव्स आई थी। वेव्स कुछ इस तरह की हमने वेव पढ़ी थी।
यहां पर यानी जो टॉप पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो अगर मैं यहां से मीनिंग निकालना चाहूं ट्रफ का, तो ट्रफ का मीनिंग निकलेगा लोवेस्ट पोजीशन। यहां पर भी क्या निकलेगा? लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन। लेकिन अगर मैं बात करूं नाइडर की, किसकी बात करूं? नाइडर। नाइडर होता है जेनिथ का ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम। तो जेनिथ का मतलब अभी हमने पढ़ा टॉप पोजीशन, तो नाइडर का मतलब क्या होगा? लोवेस्ट पोजीशन। अगेन इसका मतलब भी क्या हो गया? लोवेस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट ग्रेट। ग्रेट का तो मतलब मीनिंग बताने की भी नीड नहीं। अब एक बात बताइए, दिलीप कुमार को नेशनल अवार्ड मिला फिल्म कैरियर के लिए, तो कब मिलेगा फिल्म कैरियर के लिए? जब वो अपने फिल्म कैरियर में टॉप पर होंगे या लोवेस्ट में? ऑब्वियस सी बात है, जब वो कहां पर होंगे? टॉप में। तो इसका आंसर बनेगा एपेक्स। क्या बनेगा? एपेक्स। आपने एक और टर्म सुनी होगी शायद, अगर सुनी होगी तो, एपेक्स प्रेडिएटर। एपेक्स प्रेडिएटर मतलब जो टॉप लेवल के प्रेडिएटर्स होते हैं, और वी आर वन ऑफ द एपेक्स प्रेडिएटर्स। याद रखिएगा ये चीज। चलिए, आई होप एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देता हूं। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो लेट्स वाइंड अप आज सेशन। आज के लिए काफी कर लिया हमने, काफी कंटेंट आपको मिल भी गया है पूरे वीक के लिए। तो आप अभी फिलहाल इसी चीज पर फोकस कीजिए। सबसे पहले स्ट्रैटेजी पर फोकस कीजिए, फिर पीआरएस मेथड पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम एटलीस्ट 2 रूट वर्ड्स और एक टाइप का इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, आपने हमारे सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप improve yourself. We'll meet you next Saturday.